नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त और आपका बहुत बहुत स्वागत है वॉइस पाठशाला में। एक ऐसी जगह जहां पर पढ़ाई सिर्फ लर्निंग तक सीमित नहीं है, बल्कि आपकी सोच और समझ तक जाएगी। अगर आप भी क्लास 10th सोशल साइंस में मार्क्स लाने से ज़्यादा कंसेप्ट को समझना चाहते हैं तो आप एकदम राइट प्लेस पर हैं। क्योंकि हाल ही में आप लोगों ने नोटिस किया होगा, सीबीएसई का जो पेपर पैटर्न है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड हो रहा है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड हो रहा है, इसका क्या मतलब है? अगर आपकी कंसेप्ट क्लियर है तो आप आंसर आसानी से लिख पाएंगे, नहीं तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होने वाली है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर आपको कंसेप्ट क्लियरिटी देना है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो आपके मार्क्स अपने आप आ जाएंगे। इस चैनल वॉइस पाठशाला में हम आपको क्लास 10 सोशल साइंस का कंप्लीट सिलेबस करवाने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आने वाले हैं। हमने ऑलरेडी बहुत सारे चैप्टर्स करवा दिए हैं और जो चैप्टर्स बाकी हैं वो भी आपके बोर्ड एग्जाम से पहले करवा दिए जाएंगे। अब अगर आपको लेक्चर्स के पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप जो है वो लेक्चर के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का हमारा ये सेशन स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास के अंदर हम पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है पॉलिटिकल पार्टीज। इस चैप्टर के ऑलरेडी हमने 2 लेक्चर्स कर लिए हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखे तो आप वो जाकर भी देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जैसे हमेशा बताता हूँ, वापस से बता देता हूँ इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ओवरव्यू इस चैप्टर का क्या रहने वाला है। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एक सेकंड स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे पॉलिटिकल पार्टीज का मीनिंग क्या है। ठीक है, फिर हम जो है पॉलिटिकल पार्टी के कंपोनेंट्स के बारे में देखेंगे। फिर हम पॉलिटिकल पार्टी के फंक्शंस क्या है। फिर हम पॉलिटिकल पार्टी की इम्पोर्टेंस क्या है। फिर कितना पार्टी सिस्टम होना चाहिए, जैसे कहीं पे 1 पार्टी सिस्टम है, कहीं पे 2 पार्टी सिस्टम है और कहीं पे मल्टी पार्टी सिस्टम है, उसके बारे में देखेंगे। फिर हम नेशनल पार्टीज के बारे में पढ़ेंगे। नेशनल पार्टीज, इसमें 2 पढ़ेंगे, नेशनल पार्टी का एलिजिबिलिटी क्या है और नेशनल पार्टी के एग्जाम्पल्स क्या हैं। फिर हम स्टेट पार्टीज के बारे में पढ़ेंगे, स्टेट जिनको हम रीजनल पार्टीज भी बोलते हैं। और फिर हम जो है पॉलिटिकल पार्टीज की प्रॉब्लम्स देखेंगे, फिर उनके सल्यूशन क्या हो सकते हैं या उनको हम कैसे रिफॉर्म कर सकते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ऑलरेडी हमने 2 लेक्चर करवा दिए, तो हमने इनमें से कुछ सारी चीज़ें कर ली है। हमने कौन कौन सी चीज़ें कर ली, हमने जो है वो मीनिंग पढ़ लिया, रिकैप बता रहे पॉलिटिकल पार्टी का मतलब पढ़ लिया, पॉलिटिकल पार्टी के हमने कंपोनेंट्स पढ़ लिए। ठीक है, फिर हमने पॉलिटिकल पार्टी के फंक्शंस पढ़ लिए। फिर हमने पॉलिटिकल पार्टी की इम्पोर्टेंस पढ़ ली। फिर हमने पार्टी सिस्टम पढ़ लिया, कितना पार्टी की होनी चाहिए। ठीक है, 1 2 या आपका मल्टी पार्टी सिस्टम, इसके बारे में हमने पढ़ लिया है ऑलरेडी। उसके बाद हमने नेशनल पार्टीज के बारे में पढ़ लिया है, नेशनल पार्टीज की एलिजिबिलिटी और उसके एग्जाम्पल्स हमने ऑलरेडी पढ़ लिए। अच्छा, अब ये वाले जो है ये हमने लेक्चर 1 में पढ़ा है और यहाँ से यहाँ देखोगे तो हमने लेक्चर 2 में पढ़ा है। अब आज की क्लास में जो आपका लेक्चर 3 रहने वाला है, इसके अंदर हम स्टेट पार्टीज या जिसको हम रीजनल पार्टीज भी बोलते हैं, उसी के साथ साथ हम पार्टीज में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती है वो पढ़ेंगे और उनके सल्यूशन या पार्टी को आप कैसे रिफॉर्म कर सकते हो। तो आज की क्लास में हम ये 3 चीजें पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा हमने पढ़ा था, नेशनल पार्टीज होती है, कुछ पार्टीज होती है स्टेट पार्टी होती है। अब कौन सी पार्टी नेशनल पार्टी होगी और कौन सी पार्टी स्टेट पार्टी होगी,
उसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज बना रखे हैं, वैसे ही स्टेट पार्टी के लिए भी कुछ क्राइटेरियाज बना रखे हैं। तो वो कौन कौन से क्राइटेरियाज है उनको एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, यहां पर आ जाएगा आपका स्टेट पार्टी, या जिसको हम रीजनल पार्टी भी बोलते हैं। ठीक है, पहले देखो कंडीशंस फॉर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट पार्टी। कौन सी कंडीशन है? अ पार्टी इज रिकॉग्नाइज्ड एज स्टेट पार्टी इन अ स्टेट इफ द फॉलोइंग कंडीशन इज फुलफिल्ड। इनमें से कोई एक भी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी तो उस पार्टी को आप स्टेट पार्टी बोल दोगे। पहली कंडीशन क्या है? देखो, if secure 6% of valid votes polled in a state at general election to the legislative assembly of the state concerned, and in addition win 2 seats in assembly of the state concerned। पहला कंडीशन क्या है? फॉर एग्जांपल आपके स्टेट में चुनाव होते हैं और एक पॉलिटिकल पार्टी को जितने वोट पड़े हैं उस वोट में से 6% वोट उनको मिल जाते हैं और इसी के साथ साथ 2 सीटें भी उनको मिल जाती है। तो पहली कंडीशन क्या है? 6% वोट प्लस 2 सीट्स। अगर किसी एक पार्टी को उस स्टेट के अंदर 6% वोट मिल जाते हैं और 2 सीटें मिल जाती है तो उस पार्टी को आप स्टेट पार्टी बोल दोगे। ये एक कंडीशन है, या तो ये फुलफिल हो जाए या फिर ये फुलफिल हो जाए। इफ सिक्योर 6% ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड इन स्टेट एट जनरल इलेक्शन ऑफ लोकसभा फ्रॉम द स्टेट कंसर्न, इन एडिशन इट विन 1 लोकसभा सीट्स फ्रॉम द स्टेट कंसर्न। पहला कंडीशन क्या था कि अगर एमएलए के चुनाव हो तो एमएलए के चुनाव में से 6% वोट उस पार्टी को मिल जाए और 2 एमएलए जीत जाए। या फिर आप क्या बोल सकते हो कि जब लोकसभा के चुनाव होते हैं, एमपी के चुनाव होते हैं, उस एमपी के चुनाव में भी उनको उस स्टेट से 6% वोट मिल जाए और 1 सीट वो लोकसभा की जीत जाए, तो भी आप उसको पॉलिटिकल पार्टी को स्टेट पार्टी बोल दोगे। नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है? ठीक है, इफ विन्स 3% of seats in legislative assembly at general election to legislative assembly of the state concerned, or 3 seats in the assembly whichever is the more। पहला कंडीशन क्या है पॉलिटिकल पार्टी का? एमएलए के चुनाव हो तो 6% वोट मिल जाए या 6% वोट मिल जाए और इसी के साथ साथ 2 सीटें जीत जाए तो उसको स्टेट पार्टी बोलोगे। दूसरी कंडीशन है कि जब एमपी के चुनाव हो तो 6% वोट मिल जाए और 1 सीट जीत जाए। तीसरा क्राइटेरिया क्या है कि एक मान लो कि एक स्टेट है जहां पे टोटल लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो 200 है। ठीक है, मतलब टोटल 200 एमएलए बनेंगे। उस 200 का 3% अगर आप सीट जीत जाते हो तो 200 का 3% कितना होगा? 6 सीट। या आप 6 सीट जीत जाते हो या फिर 3 सीट जीत जाते हो, इनमें से जो ज्यादा है वो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो कहीं पे 100 सीटें ही हैं तो 100 सीटें का 3% कितना होगा? 3 सीट। ठीक है, या तो आप 3% टोटल सीट्स जीत जाओ या 3 सीट जीत जाओ, इनमें से जो ज्यादा होगा उसको हम मानेंगे। ठीक है, इसमें फिर वोट शेयर हट जाएगा, इसमें सिर्फ सीटों की बात हो रही है। ऊपर वाले 2 में वोट शेयर की भी बात हो रही है, सीट की बात हो रही है, इस वाले में सिर्फ जो है वो सीटों की बात हो रही है। तो ये 3 कंडीशन तो ये है। चौथी कंडीशन क्या है? इफ इट विन 1 सीट इन लोकसभा फॉर एवरी 25 सीट्स ऑफ or an fraction therefore allotted to state at general election to the Lok Sabha from the state concerned। फॉर एग्जाम्पल एक स्टेट है जहां पे टोटल 50 एमपी चुनेंगे, एक स्टेट में से 50 एमपी चुनने हैं और उस 50 एमपी में से अगर उसकी 2 सीट्स आ जाती है तो उसको आप नेशनल पार्टी स्टेट पार्टी बोल दोगे। अच्छा, आप बोलोगे सर सेकंड और इसमें क्या डिफरेंस है? सेकंड में है 6% वोट प्लस 2 सीट्स। यहां पर है कि एवरी 25 एमपी पे 1 सीट आपको निकालनी है। तो अगर 100 एमपी की सीटें हैं तो आपको 4 सीटें निकालनी है। यहां पर इस वाले क्राइटेरिया में परसेंटेज हटा दिया, जैसे इधर परसेंटेज हटाया वैसे इस वाले क्राइटेरिया में भी परसेंटेज हटा दिया। ये तो है आपकी चौथी कंडीशन। पांचवी कंडीशन क्या है? इफ इट सिक्योर 8% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स पोल्ड इन स्टेट एट जनरल इलेक्शन टू द लोकसभा from the state to or the legislative assembly of the state। अब इसमें बोल रहा है कि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को 8% वोट मिल जाते हैं लोकसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए तो वो भी जो है एक स्टेट पार्टी कहलाएगी। ठीक है, कितने क्राइटेरियाज पढ़े हमने पढ़े 6 क्राइटेरियाज। तो ये जो है आपकी स्टेट पार्टीज आ जाएगी यहाँ पे, या इसको आप रीजनल पार्टी भी
बोल सकते हो। ठीक है, एक बार मैं क्राइटेरिया आपको वापस से बता देता हूँ। ठीक है, अपने को एक अलग से पेज लेना पड़ेगा। मैं यही वाला पेज ले लेता हूँ। ठीक है, एक सेकेंड, समझाने में आसानी होगी। देखो पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन क्या है, किसी को भी स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज करने के लिए कि उसको 6% वोट मिल जाए या उसको 2 सीट्स मिल जाए, किसमें, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। ये जो पहला पॉइंट है, 6% वोट मिल जाए या 2 सीटें मिल जाए। दूसरा क्राइटेरिया क्या है, 6% वोट मिल जाए या 1 सीट मिल जाए, कहां पर, लोकसभा के लिए। ठीक है, तीसरा क्राइटेरिया क्या है आपका, 3% सीट्स जीत जाए या 3 सीट्स जीत जाए, विच इज मोर। ठीक है, ये आपका ये तीसरा क्राइटेरिया हो गया। चौथा क्राइटेरिया आपका क्या है, फॉर 25 MPs 1 सीट वो जीत जाए। ठीक है, और पांचवा क्राइटेरिया क्या है, 8% वोट इन लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली। 5 ही क्राइटेरिया है क्या, हाँ 5 ही क्राइटेरिया, 6 क्राइटेरिया नहीं है। तो स्टेट असेंबली के लिए आपके 6 क्राइटेरिया है, 6% वोट या 2 सीटें एमएलए के चुनाव में, 6% वोट या 1 सीट आपके एमपी के चुनाव में, 3% सीट टोटल एमएलए की सीट में, या 3 सीट, या इसमें से जो ज्यादा है उसको काउंट करेंगे। फॉर एवरी 25 MP सीट 1 सीट आपको जीतना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक स्टेट है जिसमें 25 ही MP चुनेंगे और उसमें से अगर 1 MP आपका बन जाता है तो आपकी स्टेट पार्टी कहलाएगी। जहां पर 50 MPs है तो वहां पर आपको 2 सीट जीतनी पड़ेगी। या फिर ये हो सकता है कि 8% वोट लिया हो पूरे स्टेट इलेक्शन में और 8% वोट लिया हो लोकसभा इलेक्शन में, चाहे आपकी कोई सीट जीते ही नहीं। ठीक है, तो ये सारे क्राइटेरिया है स्टेट पार्टीज को रिकॉग्नाइज करने के लिए। अब अपन बात करते हैं चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टीज में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। सबसे पहला चैलेंजेस है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन द पार्टीज। पार्टीज के अंदर डेमोक्रेसी नहीं। कैसे डेमोक्रेसी नहीं है, कि जैसे कोई जो पार्टी का लीडर है वो कैसे चुन के आएगा, उसका इलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो ये सारी चीजें जो है पार्टी लैक करती है। पार्टी के पास फंड कहाँ से आया, पार्टी उस फंड को कैसे यूटिलाइज कर रही है, पार्टी के अंदर सबको फेयर चांस है क्या टॉप लीडर पे आने के लिए, या पार्टी के अंदर फेयर चांस है क्या सबको चुनाव लड़ने के लिए। तो पार्टी कहीं ना कहीं इनके अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी लैक करती है। Parties do not keep membership register, do not hold organizational meeting and do not conduct internal elections regularly. पार्टी के पास ना तो उसके कितने मेंबर्स उसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड है, पार्टी रेगुलर मीटिंग्स नहीं करती और पार्टी जो रेगुलर चुनाव नहीं करती है, तो अपन बोल सकते हैं पार्टी के अंदर जो है वो डेमोक्रेसी लैक कर रही है। दूसरी प्रॉब्लम है डायनेस्टिक सक्सेशन। फॉर एग्जाम्पल कोई पार्टी है, उस पार्टी में एक बड़े नेताजी हैं, अब वो बड़े नेताजी क्या करेंगे, उनका जो बच्चा होगा या जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं वो उन्हीं को पार्टी के अंदर आगे बढ़ावा देंगे। तो जो एक्टिव मेंबर्स हैं, जो अच्छे से काम कर रहे हैं, जो पार्टी की आइडियोलॉजी के साथ जुड़े हुए, उनको कभी मौका मिलेगा ही नहीं। तो परिवारवाद जो है वो पार्टी के अंदर बहुत चलता है, क्योंकि हर कोई अपना भला करना चाहता है। मोस्ट पॉलिटिकल पार्टी डू नॉट प्रैक्टिस ओपन एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर्स for their functioning. In many parties top positions are always controlled by members of one family. ठीक है, जो टॉप पोजीशन है वो एक ही फैमिली के मेंबर्स उसको चला रहे हैं। क्यों चला रहे हैं, क्योंकि पार्टी के अंदर जो है डेमोक्रेसी, इंटरनल डेमोक्रेसी लैक कर रही है। तो ये फर्स्ट और सेकंड पॉइंट आपने देखे तो एक जैसे एक ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखोगे, ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर इन पार्टीज। जिसके पास में पैसा ज्यादा है वो पार्टी का टिकट ले आएगा, या जिसके पास में लोग ज्यादा है वो आराम से टिकट ले आएगा। तो जो हार्ड बंदा है, जो ईमानदार बंदा है, क्योंकि उसके पास में पैसा नहीं है या उसके पास में मसल पावर नहीं है, मनी पावर नहीं है, तो वो कभी आगे नहीं आ पाता है। या तो पॉलिटिकल पार्टी में आगे कौन आएगा, फैमिली मेंबर्स, या फिर कौन आगे आएगा, जिसके पास पैसा है या जिसके पास में मसल पावर है। स्पेशली ड्यूरिंग इलेक्शंस, since parties are focused only on winning election, they tend to use shortcuts to win the election. In some cases parties support criminal who can win
इलेक्शंस। क्रिमिनल्स को भी जो है वो टिकट दे देते हैं। क्यों? क्योंकि क्रिमिनल जो है उनके पास पैसा होता है, उनके पास मनी पावर होती है, वो जो है वो लोगों को डरा धमका के भी जो है वोट ले सकते हैं। तो पार्टी जो है, क्योंकि उनको चुनाव जीतने से मतलब है, तो वो किसी को भी टिकट दे देते हैं जो चुनाव जीत सकता हो। और क्या है, पीपल डू नॉट फाइंड पार्टीज टू बी मीनिंगफुल चॉइस फॉर देयर वोटर्स। अब पॉलिटिकल पार्टी का मेन रोल क्या है कि लोगों को चॉइस प्रोवाइड करे, या तो ये आदमी या ये आदमी। लेकिन हम आजकल देखते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टी बनी है, पॉलिटिकल पार्टी क्यों बनती है? क्योंकि दोनों पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी अलग अलग है। आजकल जो पॉलिटिकल पार्टी बन रही है, आइडियोलॉजी तो उनकी है ही नहीं। वो पॉलिटिकल पार्टी इसीलिए बन रही है क्योंकि उनको चुनाव जीतना और सरकार बनानी है। तो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस पॉलिटिकल पार्टी में खत्म ही हो गया है। और फिर आप देखते हो कि जो लोग हैं वो पॉलिटिकल पार्टी स्विच करते रहते हैं, कभी इस पार्टी में, तो इस पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो उस पार्टी में चले गए। तो लोगों के पास में चॉइस है ही नहीं। लोग किस पे वोट दे रहे हैं? आइडियोलॉजी पे। लोग दे रहे काम पे वोट। लेकिन वही आदमी इधर से छोड़ के इधर आ गया तो लोग फिर कहां जाएंगे? तो लोगों के पास में रियल मीनिंगफुल चॉइस नहीं है। समटाइम पीपल cannot even elect very different leaders either because same set of leader keep shifting from one party to another party। लोगों को एक आदमी पसंद नहीं आया तो लोगों ने डिसाइड किया इस बार इसको वोट नहीं देंगे, लेकिन इसको वोट नहीं देंगे तो इसको वोट देंगे, तो ये इधर आ जाता है और इधर वाला इधर चला जाता है। तो अब आप किसको वोट दोगे फिर? तो जो है लोगों के पास में रियल मीनिंगफुल चॉइस आजकल नहीं बची है। ये सारी जो है वो चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टी है। अब इन पॉइंट्स को एक एक करके पढ़ो। पहला वाला पॉइंट क्या था? पहला वाला पॉइंट कह रहा है कि पॉलिटिकल पार्टी का चैलेंज क्या है कि पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जो है वो डेमोक्रेसी नहीं है। तो पॉलिटिकल पार्टी लैक इंटरनल डेमोक्रेसी। द फर्स्ट चैलेंज इज लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन द पॉलिटिकल पार्टी। यही वाले पॉइंट्स को हम थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं। All over the world, there is tendency in political party towards the concentration of power in one or few leaders at the top। जितनी भी वर्ल्ड में पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आप उनमें देखोगे जो पावर का कंसंट्रेशन है वो किसी एक आदमी या कुछ लोगों के पास में है। तो जब पावर का कंसंट्रेशन होता है तो कभी डेमोक्रेसी नहीं होती। डेमोक्रेसी में क्या होती है? पावर डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, सबके पास में पावर होती है। लेकिन अगर पावर एक ही आदमी के हाथ में है तो वो फिर डेमोक्रेसी नहीं है। पार्टीज डू नॉट कीप मेंबरशिप रजिस्टर्ड। पार्टी के पास में उनके कौन मेंबर्स है पार्टी को नहीं पता। डू नॉट होल्ड ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग्स। पार्टी रेगुलर ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग नहीं रखती है। अगर रखती भी है तो जो एक्टिव मेंबर्स हैं, जो ज्यादा है, उनको कभी मौका नहीं मिलता मीटिंग में जाने के लिए। वो टॉप लीडर्स की मीटिंग होती है। एंड डू नॉट कंडक्ट इंटरनल इलेक्शन रेगुलरली। और पार्टी जो है इंटरनल इलेक्शन जो है उनकी पोस्ट के लिए, फॉर एग्जाम्पल पार्टी का जो है वो प्रेसिडेंट कौन बनेगा, पार्टी का स्टेट प्रेसिडेंट कौन बनेगा, पार्टी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कौन बनेगा, तो ये जो सारी पोस्ट होती है इसके लिए इलेक्शन होना चाहिए, जो कि पॉलिटिकल पार्टीज नहीं करती है। नेताजी अपनी मनपसंद से जो है अपने पसंदीदा लोगों को भेज देते, या तो अपने फैमिली मेंबर को भेज देंगे, या जिस आदमी के पास पैसा है उसको भेज देंगे, या जिस आदमी के पीछे लोग बहुत ज्यादा है उसको भेज देंगे। तो ये पहली प्रॉब्लम है। सेकंड प्रॉब्लम क्या है? द सेकंड चैलेंज ऑफ डायनेस्टिक सक्सेशन इज रिलेटेड टू फर्स्ट वन। सेकेंड प्रॉब्लम है डायनेस्टिक सक्सेशन, मतलब एक ही फैमिली के लोग उस पार्टी को रूल कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं पहले वाले पॉइंट से रिलेट कर रहा है, लेकिन आप इसको अलग पॉइंट लिख सकते हैं। सिंस मोस्ट पॉलिटिकल पार्टी डू नॉट प्रैक्टिस ओपन एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर फॉर देयर फंक्शनिंग, दे आर वेरी फ्यू फॉर एन ऑर्डिनरी वर्कर्स टू राइज एट द टॉप ऑफ द पार्टी। क्योंकि ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टी ट्रांसपेरेंट नहीं है उनको काम करने के लिए, कि जो है आपको अगर इस लेवल तक पहुंचना है तो आपको ये काम करना पड़ेगा और यहां पहुंच जाओगे। तो जो सही में मेहनत कर रहा है, एक्टिव मेंबर्स हैं, जो डिजर्व करता है, वो कभी उस लेवल तक पहुंच ही नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि पार्टी के अंदर जो है वो पक्षपात चलता है, परिवारवाद चलता है, पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है। ठीक है। Those who happen to be leaders are in position of unfair advantage to favor people close to them or even their family members। जो पॉलिटिकल पार्टी में टॉप की पोजीशन पे बैठे हैं उनके पास में एक एडवांटेजेस है कि वो जो है अपने क्लोज रिलेटिव्स या अपने फैमिली मेंबर्स को जो है इंपॉर्टेंट पोजीशंस देते हैं, या जब इलेक्शन आते हैं तो उनको टिकट दे देते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट काम होता है वो अपने क्लोज या फैमिली मेंबर्स को दे देते हैं। जो एक्चुअली में ढंग से काम कर रहा है उसको कभी काम करने का मौका नहीं मिलता है। ठीक है, ये आपकी सेकेंड प्रॉब्लम है। थर्ड प्रॉब्लम क्या है? द थर्ड चैलेंज इज अबाउट ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर इन पार्टीज। मनी मतलब जिसके पास पैसा है,
मसल पावर मतलब जिसके पास लोग ज्यादा है, या फिर वो जो है क्रिमिनल जो है वो क्रिमिनल आदमी है तो उसके पास में मसल पावर ज्यादा है, स्पेशली ड्यूरिंग इलेक्शंस। जब इलेक्शंस की बारी आती है तो अपन देखते हैं, अक्सर देखते हैं कि जिसके पास पैसा ज्यादा है या जिसके पास मसल पावर ज्यादा है वो इलेक्शंस आराम से जीत जाता है। हार्ड वर्किंग जो आदमी है वो कभी इलेक्शन लड़ भी नहीं पाता है, क्योंकि मनी और मसल का गेम हो गया इलेक्शंस, ना कि जो है ऑनेस्टी या आपको जो है आप सही में जो है लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। The fourth challenge is very often parties do not seem offer a meaningful choice to the voters. फोर्थ प्रॉब्लम क्या है कि पार्टी जो है वो वोटर्स को एक मीनिंगफुल चॉइस नहीं देती। पार्टीज का मतलब यही है कि पार्टीज लोगों को अपने रिप्रेजेंटेटिव दें। एक इस पार्टी का आदमी है, एक इस पार्टी का आदमी है, दोनों की आइडियोलॉजी अलग अलग है। अब इन दोनों में से आपकी आइडियोलॉजी किसके साथ मैच कर रही है, आप उसको वोट दे दो। लेकिन हम अक्सर ये देखते हैं कि अगर आपकी इसके साथ आइडियोलॉजी मैच नहीं कर रही है तो आप इस आदमी को वोट देना चाहोगे, लेकिन आप देखते हो कि ये वाला आदमी इलेक्शन के टाइम पे ये वाली पार्टी छोड़ के इधर आ गया, तो इस आदमी ने अपनी आइडियोलॉजी एक सेकंड में चेंज कर ली। पहले जो वो उस पार्टी की बात कर रहा था वो अभी इधर बात कर रहा है, आपको पसंद दोनों नहीं है, तो आपके पास में रियल चॉइस नहीं है कि आइडियोलॉजी के बेस पे आप वोट दे दें। इन ऑर्डर टू ऑफर मीनिंगफुल चॉइस पार्टी मस्ट सिग्निफिकेंटली डिफरेंट। पार्टी को डिफरेंट होना पड़ेगा, क्योंकि आदमी किस में चुनेगा? अगर दोनों एक ही जैसे हैं, दोनों ही करप्ट हैं, तो फिर आप किसको वोट दोगे? ठीक है, तो पार्टी जो है लोगों को एक मीनिंगफुल चॉइस देनी चाहिए। दो कंप्लीट अलग अलग लोग मिलने चाहिए कि इसका सेक्टर अलग है, इसका सेक्टर अलग है, फिर आपको चूज करना पड़ेगा। अगर दोनों ही एक जैसे हैं तो फिर आप कैसे उसमें से चूज कर लोगे? ठीक है, इन रिसेंट ईयर देयर हैज बीन अ डिक्लाइन इन आइडियोलॉजिकल डिफरेंस अमंग पार्टीज इन मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है, पार्टीज बनती इसलिए है क्योंकि किसी आदमी की आइडियोलॉजी डिफरेंट है, उसको लगता है कि ये मेरी आइडियोलॉजी है और इस आइडियोलॉजी से समाज का भला हो सकता है या देश का भला हो सकता है, और वो उस आइडियोलॉजी के बेसिस पे अपनी पार्टी बनाता है, और उस आइडियोलॉजी से जो लोग इंक्लाइन होते हैं वो उस पार्टी को ज्वाइन करते हैं और उस पार्टी से इलेक्शन लड़ते हैं। तो इवेंचुअली पॉलिटिकल पार्टी तो आइडियोलॉजी के बेसिस पे बनी। लेकिन आज आप जो देखोगे ये आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं हर एक पॉलिटिकल पार्टी की खत्म होती जा रही है। अब ये जो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस के ऊपर बेस्ड नहीं है। आजकल पॉलिटिकल पार्टी जो है सिर्फ ये एम है कि हमको चुनाव जीतना है और हमको सरकार बनानी, और सरकार बना के देश का कैसे भला होगा वो उनको नहीं पता है, उनका कैसे भला होगा वो सब उनको पता है। एग्जाम्पल देखो इसके, द डिफरेंस बिटवीन लेबर पार्टी एंड कंजर्वेटिव पार्टी इन ब्रिटेन। ब्रिटेन में क्यों टू पार्टी सिस्टम चलता है? तो ब्रिटेन में दो पार्टी है, या तो लेबर पार्टी है या कंजर्वेटिव पार्टी है। सरकार इन्हीं दो पार्टीज के बीच में फ्लक्चुएट करती है। अब ये जो लेबर पार्टी है, लेबर पार्टी जो है ये जो है किसान और लेबर मजदूरों की पार्टी है, जो गरीब पिछड़े हुए लोग हैं उनकी पार्टी है। तो जो लेबर पार्टी है गरीब लोगों की बात करती है, और ये जो कंजर्वेटिव पार्टी थी ये एक तरह से उस समय के एरिस्टोक्रेट लोग जो थे उनकी एक पार्टी थी। तो अगर आप ये देखोगे तो जो लेबर पार्टी है वो गरीब सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, और कंजर्वेटिव जो है वो एक वेल टू डू सेक्शन ऑफ सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रही है। अब इन दोनों के अंदर आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है। क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा है? जो गरीब आदमी है उसके पास में चॉइस है कि वो लेबर पार्टी को वोट दे दे, और जो पैसा कमाने के लिए है, जिसको बिजनेस करना है, वो कंजर्वेटिव को दे दे। ठीक है, तो ये दो बेसिक डिफरेंस है। लेकिन आज के टाइम पे आप देखोगे तो लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी में कोई ज्यादा डिफरेंस बचा नहीं, अब वो सिर्फ नाम रह गया है। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन लेबर पार्टी एंड कंजर्वेटिव पार्टी इन ब्रिटेन इज वेरी लिटिल। They agree on more fundamental aspect but differ only in detail on how policies are to be framed and implemented. आजकल इन दोनों के जो आइडियोलॉजी है वो तो लगभग सेम है, लेकिन इनमें अलग क्या है कि ये जो आइडियोलॉजी है, ये जो पॉलिसीज है, प्रोग्राम है, वो कैसे बनाना और कैसे इंप्लीमेंट करना है। पॉलिटिकल पार्टी में इतना ही आज के टाइम पे डिफरेंस रह गया है, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस नहीं है। पहले पार्टीज के अंदर आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस भी थे, फिर पार्टी लॉ कैसे बनाएगी उनके अंदर भी डिफरेंट थी, और उस लॉ को इंप्लीमेंट कैसे करेगी उसमें भी डिफरेंट थी। आज आइडियोलॉजी तो सेम हो गई है, सिर्फ डिफरेंस इतना ही है कि लॉ कैसे बनेगा और इंप्लीमेंट कितना बनेगा, इतना ही फर्क है। बाकी दोनों पार्टी एक जैसी और दोनों पार्टी के कैंडिडेट भी एक जैसे हैं। तो लोगों के पास में मीनिंगफुल चॉइस
नहीं है। तो ये थे हमारे 4 पॉलिटिकल पार्टीज के चैलेंजेस। तो आपके डायरेक्ट जो है वो क्वेश्चन बन सकता है 5 नंबर का कि पॉलिटिकल पार्टीज के चैलेंजेस क्या क्या है, उसको आपको डिटेल में लिखना है। अगर छोटा क्वेश्चन आता है 2 से 3 नंबर का तो ये वाला लिखना है, और 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो ये वाले आपको लिखने हैं, डिटेल में एक्सप्लेन करना है। अच्छा, अभी हमने प्रॉब्लम्स पढ़ी, अब इन पॉलिटिकल पार्टीज को आप जो है वो रिफॉर्म कैसे कर सकते हो, ये जो चैलेंजेस है इनको सोल्यूशन कैसे कर सकते हो। तो पहला हमने क्या बताया था कि पार्टी के अंदर जो है वो इंटरनल डेमोक्रेसी लैक हो रही है। तो आप इंटरनल डेमोक्रेसी लैक होने के लिए आप क्या कर सकते हो कि पार्टी का जो है वो रजिस्टर मेंटेन होने लग जाए, पार्टी में रेगुलर ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग ऑर्गेनाइज होने लग जाए, पार्टी के अंदर रेगुलर इलेक्शन होने लग जाए, पार्टी जो है वो सिर्फ पैसे वालों को देख के टिकट नहीं दे, पार्टी सिर्फ मनी पावर को देख के टिकट नहीं दे, ठीक है। और फिर पार्टी जो है वो सही में अपनी आइडियोलॉजिकल डिफरेंस के ऊपर काम करे, ना कि सिर्फ दिखाने के लिए ऊपर काम करे, ठीक है। तो जो 4 डिफरेंसेस दे होते हैं, जो 4 चैलेंजेस थे, उनको आप सुधार दो तो आप पार्टी आपकी रिफॉर्म हो जाएगी। हाउ पार्टीज कैन बी रिफॉर्म्ड, तो ये आंसर है। द इलेक्शन कमीशन पास्ड एन ऑर्डर मेकिंग इट नेसेसरी फॉर पॉलिटिकल पार्टी टू होल्ड देयर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन एंड फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोल दिया कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी को ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे, मीटिंग्स करवानी पड़ेगी और इनकम टैक्स फाइल करना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा कि उनके पास में जो चंदा आया कहां से आया, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट पास्ड एन ऑर्डर टू रिड्यूस इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल। इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी कैंडिडेट टू कंटेस्ट इलेक्शन टू फाइल एन एफिडेविट गिविंग डिटेल्स ऑफ हिज प्रॉपर्टी क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट हिम। हमने एक प्रॉब्लम पढ़ी थी कि पॉलिटिकल पार्टी में एक प्रॉब्लम क्या है कि चुनाव जो है वो पैसे और मसल पावर का गेम बन गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया है कि जो आदमी चुनाव लड़ेगा उसको एक एफिडेविट देना पड़ेगा। एफिडेविट मतलब एक डॉक्यूमेंट जिसके अंदर कैंडिडेट बोलता है कि जो भी इंफॉर्मेशन है मेरे इसके अंदर है और ये सारी सच है, इसमें झूठ कुछ भी नहीं। तो उसको फॉर एग्जाम्पल एक आदमी है जिसपे 10 क्रिमिनल केस चल रहे हैं, लोगों को पता नहीं, लेकिन वो जब इलेक्शन लड़ रहा है तो एफिडेविट में लिखेगा मेरे पे 10 केस चल रहे हैं, तो लोग फिर देख के डिसाइड कर सकते हैं कि यार ये आदमी गलत है, इसको वोट नहीं देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो भी आदमी इलेक्शन लड़ेगा उसको एफिडेविट देना पड़ेगा, उसकी एजुकेशन कितनी है, उस पर कितने क्रिमिनल केस कर रहे हैं, उसकी कितनी प्रॉपर्टी है, ताकि आदमी देख के जो है वो चूज कर पाए कि मेरे को किसको चूज करना है। In democracy, final decision is made by political leaders who represent their political parties. डेमोक्रेसी के अंदर फाइनल डिसीजन कौन लेता है या डिसीजन कौन लेता है, जिसको आप चुन के भेजते हो, एमएलए को चुन के भेजते हो या एमपी को चुन के भेजते हो, और ये वो कौन होते हैं, ये पार्टी के लीडर्स होते हैं। पीपल कैन रिप्लेस देम ओनली यूजिंग इलेक्शन विद अनदर सेट ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स। लोगों के पास में चॉइस है कि अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहा है, पॉलिटिकल लीडर्स जो पॉलिटिकल पार्टी ढंग से नहीं चला रहे, तो अगले चुनाव आए तो उनको इलेक्शन हरवा दो, ताकि उनकी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर भी पोस्ट नहीं बचेगी। The constitution was amended to prevent elected MLAs and MPs from changing parties. This was done because many elected representatives were included in defection. कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट किया गया। क्या अमेंडमेंट किया गया कि जो एमएलए या एमपी चुन के जीत के आ गया किसी पार्टी से, वो जीतने के बाद अपनी पार्टी चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने चुनाव तो एक्स पार्टी से लड़ा, एक्स पार्टी से जीत के आ गए, और फिर आपको पता चला एक्स पार्टी की सरकार नहीं बन रही है, वाई पार्टी की सरकार बन रही है, तो आपने एक्स पार्टी छोड़ के वाई पार्टी ज्वाइन कर ली। तो सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया कि कोई भी ऐसे पॉलिटिकल पार्टी चेंज नहीं करेगा जीतने के बाद। इसको अपन क्या बोलते हैं, डिफेक्शन। डिफेक्शन क्या होता है, चेंजिंग पार्टी changing party allegiance from the party on which person got elected to legislative body to a different party। कुल मिला के डिफेक्शन का मतलब यही है कि एक एमएलए एमपी जो चुना हुआ है वो इलेक्शन के बाद अपनी पार्टी को चेंज कर देता है, तो इसको अपन बोलते हैं डिफेक्शन, और ये अलाउड नहीं है। अदर सजेशन टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टी, और क्या सजेशन हो सकते हैं पॉलिटिकल पार्टी को रिफॉर्म करने के लिए। देखो, अ लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट इंटरनल अफेयर्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, ओपन इलेक्शन, हायर पोस्ट इन पॉलिटिकल पार्टी। लॉ बनाने चाहिए कि पार्टी के जो है वो कामकाज रेगुलर हो, ओपन इलेक्शंस हो, हायर पोस्ट के लिए। इट शुड बी मेड मैंडेटरी फॉर पॉलिटिकल पार्टी टू गिव मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स टू 1/3 टू वुमेन कैंडिडेट्स।
वुमेन कैंडिडेट्स को टिकट मिलने चाहिए और मैंडेटरी करना चाहिए कि 1/3 टिकट आप किसको दोगे, वुमेन को दोगे। देयर शुड बी स्टेट फंडिंग इलेक्शंस। द गवर्नमेंट शुड गिव पार्टीज मनी टू सपोर्ट देयर इलेक्शन एक्सपेंस लाइक पेपर, पेट्रोल। अच्छा, अब जब चुनाव आता है तो अभी चुनाव में खर्चा कौन करता है, नेताजी खर्चा करते हैं और नेताजी की पार्टी खर्चा करती है। तो नेताजी और नेताजी की पार्टी बहुत सारा पैसा खर्च करती है। तो इसमें ये बोल रहे हैं कि सरकार इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा दे और सरकार लिमिटेड पैसा दे कि इतने पैसे में आपको चुनाव लड़ना। अगर आपने एक्स्ट्रा पैसा लगाया तो आपको जो है वो कानूनी कार्रवाई आपको फेस करनी पड़ेगी। ठीक है। देयर आर ऑल्सो 2 अदर वेज टू रिफॉर्म्स पॉलिटिकल पार्टी। और भी बहुत तरीके हैं पॉलिटिकल पार्टी का रिफॉर्म करने के लिए। क्या है? पीपल कैन पुट प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टी बाय फिलिंग पिटिशंस पब्लिकली एंड एजिटेशन। लोग जो है पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर प्रेशर बनाए कि आप जो है वो जो डेमोक्रेसी नहीं है वो डेमोक्रेसी करो, या इलेक्शन करवाने के लिए लोग जो है वो पॉलिटिकल पार्टी को, कौन लोग, जो उस पॉलिटिकल पार्टी के फॉलोअर्स हैं वो पॉलिटिकल पार्टी पे प्रेशर बनाए अगर पॉलिटिकल पार्टी में कुछ भी गलत होता है। फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल पार्टी में अगर डायनेस्टिक सक्सेशन होता है तो उनके फॉलोअर्स की जिम्मेदारी है कि वो सड़कों में आए, प्रोटेस्ट करें पॉलिटिकल पार्टी के अंदर सुधार के लिए। Political party can improve its if the quality of democracy depend on degree of public participation. It is difficult to reform politics if ordinary citizens do not take part in it. Political party को एक रिफॉर्म करने का सबसे बेस्ट तरीका यह है कि जो फॉलोअर्स हैं वो एक्टिवली पॉलिटिकल पार्टी के कामकाज में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि अगर लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो ये बहुत मुश्किल है कि आप पॉलिटिकल पार्टी को रिफॉर्म कर सकते हैं। तो हमने पहले तो चैलेंजेस पढ़े, फिर हमने पॉलिटिकल पार्टी को कैसे कैसे रिफॉर्म कर सकते हो ये पढ़ा। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। इसके अंदर हमने क्या पढ़ा? इसके अंदर हमने सबसे पहले स्टेट पार्टी या जिसको हम रीजनल पार्टी भी बोलते हैं उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, किसको बोलते हैं। फिर हमने चैलेंजेस पढ़े, फिर हमने उन चैलेंजेस के रिफॉर्म्स पढ़े। ठीक है। स्टेट पार्टी के 5 क्राइटेरिया है, चैलेंजेस हमने 4 पढ़े, रिफॉर्म्स हमने अगर देखेंगे तो 4 पहले पढ़े, 3 बाद में पढ़े, 2 बाद में पढ़े। ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 1 2। ठीक है। तो 4 3 2 ये सारे पॉइंट जो है वो रिफॉर्म्स के पॉइंट। और सबसे मेन जो रिफॉर्म का पॉइंट है वो लास्ट में लिखा है कि जनता एक्टिवली पार्टिसिपेट करे अगर उसको पॉलिटिकल पार्टी में सुधार चाहिए। ठीक है। ये था हमारा आज का चैप्टर। नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा वो आएगा हमारा मंडे शाम 4 बजे। और आप कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ना है। ठीक है। ये हमारा था आज का चैप्टर। आई होप आपको आज का चैप्टर बढ़िया लगा होगा। अगर आपको आज का चैप्टर बढ़िया लगा तो वॉइस पाठशाला नाम याद रखिएगा। इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ इसको बांटिए। हम मिलते हैं आपको मंडे को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।